बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। पीडब्ल्यूडी थ्योरी का भी ये ही सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल PC16 आप जब पीडब्ल्यू थ्योरी पास कर जाएंगे डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में, डीएजी ग्रेड एग्जाम में, ठीक है, तो पीडब्ल्यू थ्योरी जो है आपको PC16 में एग्जाम कर देगा। एसएएस की परीक्षा में PC16 एग्जाम होता है डीए का, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, दिस पेपर। तो ये पेपर जो है, जो PC16 वाले हैं उनको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए डीएजी एग्जामिनेशन के लिए। हाँ आई नो, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ आपको कि डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम इसका नाम है, डीएजी, है ना। तो ये एग्जाम में आपका एग्जेम्प्टेड रहता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस पेपर के लिए पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और मैंने PC16 के बगल में लिखा भी है डीएजी ग्रेड एग्जाम, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा डिविजनल, ये जो पीडब्ल्यू थ्योरी है उसमें आपको CPWA कोड पढ़ना है, ए कोड, है ना। और ये बुक इसकी ये वाली है, ये देखिए आप डाल दीजिए, क्लियर। अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन उल्टा आ रहा है क्या, मतलब आपको उल्टी उल्टी चीजें दिखाई पड़ रही है ना, देखो ना, ठीक है फाइन। चलिए फिर और कुछ पूछना है, जिनको पूछना है पूछिए। 9 लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो पूछना है पूछिए। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना है? स्क्रीन इज ओके सर, ओके फाइन। एक्चुअल में YouTube लाइव ये मेरा पहला है, फर्स्ट है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। ये क्या इस तरीके से रोटेट नहीं हो रहा है, जबकि बाकी ऐप में हो जाता है आराम से। दस लोग और कुछ पूछना है? स्क्रीन इज ओके, ओके फाइन। और कुछ जिनको भी जो भी कुछ पूछना है PC16 और PC21 से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए फटाफट, लेट नहीं। गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग। What is the meaning of subsidiary cash book in CPWD? ओके, मैं बताता हूँ आपको। ये सब्सिडियरी कैश बुक होता है ना, ये डिवीजन में मेंटेन नहीं होता है, ये सब डिवीजन में मेंटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक जरा होल्ड ऑन प्लीज। ठीक, तो ये मैंने माइक लगा ली है, तो आप लोगों को साउंड क्वालिटी में सुधार मिला है? आइए ना कुछ बताइए सर। MCQ राही सर वाले करें एनफ है, बिल्कुल है, लेकिन एनफ का मतलब ऐसा नहीं है। देखिए राही सर वाले जो MCQ है ना, वो आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं बताएंगे। तो जहां भी राही सर वाले MCQ से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जो पूछा जाता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं
राही सर वाले एमसीक्यू सप्लीमेंट्री है, यानी कि जब आपने रेगुलर कंप्लीट कोर्स पढ़ लिया है और उसके बाद में आप राही सर वाले एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, केवल राही सर के एमसीक्यू पर आप डिपेंड रहे या नोट्स पे डिपेंड रहेंगे तो सक्सेस के चांसेस कम है, डिस्पाइट द फैक्ट अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो अब आपने एवेल्युएट आप कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी कैसी है। ठीक है ना। तो एक ने क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन क्या है कि सब्सिडरी कैश बुक, राइट। तो पूरे का पूरा तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, तो जहां तक दिख रहा है वहीं तक मैं दिखाता हूँ, राइट है। देखिए सब्सिडरी कैश बुक क्या होता है। सब्सिडरी कैश बुक जो होता है ना वो सब डिवीजन में मेंटेन किया जाता है। क्यों मेंटेन किया जाता है? क्योंकि एसडीओ को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है यानी डिविजनल ऑफिसर जो होता है, ठीक है, इसको डीओ भी बोलते हैं। ये जो डीओ होता है ना, डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। लेकिन एसडीओ जो होता है केवल डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है, यानी कि ये पैसा खर्च कर सकता है, एक्सपेंडिचर अलाउड है। कब? इंटरेस्ट का पैसा होगा, टेम्पोररी एडवांस का पैसा होगा, ठीक है। इसी तरीके से एसीडीसी बिल का पैसा होगा, है ना। ये सब अलाउड है किसको? एसडीओ को। एसडीओ जब छोटे छोटे खर्चे करेगा तो वहां पर वो कहाँ उसको मैंने दर्ज करेगा, तो वो क्या करता है कि सब्सिडरी कैश बुक बनाता है जो कि सब डिवीजन में रखता है, और फिर पूरे महीने का जो कैश बुक होता है उसको वो 25 तारीख को क्लोज करता है। जबकि आपको पता है कि डिवीजन का जो कैश बुक होता है वो मंथ एंड में क्लोज होता है, लेकिन एसडीओ का जो कैश बुक होता है, पेटी कैश बुक, ठीक है, वो 25 को क्लोज होता है, 25। और अगर सब डिवीजन बहुत ज्यादा दूर है तो वो 22 को या 21 को क्लोज होता है, समझे। और हर एक महीने इसी तारीख को क्लोज होकर के फिर वो डिवीजन में आता है, और फिर वहां पर जितने भी एक्सपेंडिचर हुए होते हैं उन सबको डिविजनल अकाउंटेंट अपने कैश बुक में एंट्री करवाता है, और करवा लेने के बाद में फिर मंथली अकाउंट बनता है। इसी तक का सिनेरियो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडरी कैश बुक या पेटी कैश बुक क्या होता है और कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है? सर पीसी 16 में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ ये बात सही है, कंफ्यूजन तो होता है, इसीलिए तो मैं हूं ना। Why I'm here? So that I can reduce or erase your confusion. इसीलिए तो मैंने ये डाउट क्लियरेंस सेशन लगवाया। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। सर थोड़ा क्रेडिट डेबिट का बताइए, क्लियरली बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है बताता हूँ, देख लीजिए। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आप समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, नो पर्सनल अकाउंट। अब आप कहेंगे पर्सनल अकाउंट नहीं होता है तो आप तो कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ कि ना? ये पर्सनल अकाउंट है, बिल्कुल है। पर कॉन्ट्रैक्टर लेजर में जो पर्सनल अकाउंट होता है उसकी बुकिंग के लिए कोई हेड है आपके पास में? आपने जो भी मेजर हेड पढ़ा है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ये तीन पार्ट है ना गवर्नमेंट अकाउंट्स के। ये 8000 है और ये 8000 से कम है और ये 8000 से अधिक ज्यादा है ना। तो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर लेजर, मैंने कहा पर्सनल अकाउंट है, दैट आई एडमिट। क्या आपने इसके लिए कोई मेजर हेड देखा है? जवाब है ना, समझ गए। तो जिन के लिए मेजर हेड अलॉट किया गया है, ठीक है, वो सब के सब, हम टेलिंग यू अगेन, वो सब के सब नॉमिनल अकाउंट है, समझ गए। केवल एक को छोड़ के, वो है कैश अकाउंट। तो केवल कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट है और बाकी सब नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैश बुक, और कैश बुक के लिए सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 1 बताया गया है। इसी में जो रिसीट होता है वो डेबिट होता है और जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन के लिए हम रिसीट नहीं लिखते, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं डेबिट कम्स इन, है ना, और क्रेडिट गोज आउट, ठीक है। इसमें केवल सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 1 में, कैश बुक में, ठीक है।
अदर देन कैश बुक का मामला क्या बनेगा कि सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा कि स्टॉक अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट की नॉमिनल अकाउंट? जवाब है स्टॉक अकाउंट जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है। ठीक है, खैर नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस लॉस, ठीक है, और क्रेडिट प्रॉफिट गेन, है ना। तो आप देख लीजिए यही है डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला। आपको कहीं पर भी खर्चा कीजिएगा तो डेबिट कर दीजिएगा, पैसा आपको मिल गया तो क्रेडिट कर दीजिएगा, यही है। इसमें से और कुछ समझ में ना आने वाली बात? ओके सर, थैंक यू सर। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का प्रैक्टिकल यूजेज होता है क्या डिवीजन और सब डिवीजन में? बिल्कुल होता है, मैंने तो कहा ही कि केवल कैशबुक है रियल अकाउंट और बाकी सब ऐसा नॉमिनल अकाउंट। तो प्रैक्टिकल यूज तो है ही, आप कैशबुक तो बनाते ही हैं, है कि नहीं? आगे देख लें, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हाँ बिल्कुल वही जो मैंने बताया आप लोगों को। तो पूरा का पूरा मेजर हेड जो भी है सब नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट केवल एक ही है, वो कैशबुक। ठीक है, इसमें से एक और कंफ्यूजन में हो सकता है जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूज क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक, देखिए जब आप कैश अकाउंट बनाते हैं, है ना, तो इसमें रिसीट मतलब कि डेबिट और पेमेंट मतलब कि क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है? ये अमाउंट है, ये अमाउंट है ना। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खर्च कर रहे हैं तो पेमेंट में लिखेंगे, तो खर्च कर रहे हैं रोड बनवाने में 3054, कितना खर्च किया? 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपया खर्च किया 3054 में। यहाँ पे पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड में। तब आप कह दें कि पेमेंट तो क्रेडिट साइड में, जी नहीं, ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड है। लेकिन जब 3054 का अपना अकाउंट बनता है ना, तो वो CPWA1 में नहीं बनता है, समझे, वो बनता है CPWA 64 में। ठीक है, और 64 में आपको पेमेंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, और वो होगा डेबिट न कि क्रेडिट। तो आप सोचिएगा कि क्योंकि कैश में आप इसको दिखा रहे हैं क्रेडिट में, हर जगह वो क्रेडिट में दिखेगा, जी नहीं, वो CPWA में क्रेडिट में दिख रहा है, राइट, जबकि वो 64 में डेबिट में दिखेगा। क्लियर हुआ है ना सर? थैंक यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिफंड और ऑफ रिसीट? हाँ मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, रिफंड है ना, रिफंड के लिए पहले आपको रिसीट चाहिए। अब आप देख लीजिए कि रिसीट के लिए आपके पास में कितने हेड हैं। ये है आपका रिसीट, रिसीट में दो ही हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट और एक है कैपिटल रिसीट। एक और है गारंटी रेट, पर वो रेवेन्यू में ही भी आता है और कैपिटल में भी आता है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट पे आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है CPWA चैप्टर 9, जिसका वीडियो मैंने आज ही सुबह डाला है। तो रेवेन्यू रिसीट के बारे में ये जो क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी तरह से समझने के लिए वो वाला वीडियो आई हाईली रिकमेंड टू वॉच, राइट। तो आपको मैंने बताना है रिफंड क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसीट फिर 3 सेक्टर में बटा हुआ है। सेक्टर कौन से सेक्टर? टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट और ग्रांट इन एड, है ना। ग्रांट इन एड में रिफंड नहीं होता है, नो रिफंड अलाउड। व्हाई? इसलिए नहीं रिफंड अलाउ होता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो पैसा मिला है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए मिला है, एक तरह से मदद है। तो आप मदद क्यों, मुझे मान लीजिए आपने 20 रुपए की मदद करी, मेरा 16 रुपए खर्च हुआ, मैं 4 रुपए वापस क्यों करूंगा? ठीक है, मैं उसको किसी और जगह पे खर्च कर दूंगा, क्योंकि आपको मदद में मिली है, लोन तो मिला नहीं है। तो मदद में मिली तो वापस लेगा नहीं, अपने सर ये 4 रुपए बच गए, अरे रख ले यार, किसी और चीज में खर्च कर देना। ठीक है, तो वही हाल होता है। खैर, तो टैक्स रिसीट में और नॉन टैक्स रिसीट में जब आप रिफंड को सर्च करेंगे, और रिफंड किसमें सर्च करेंगे? लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में।
ये आपके सिलेबस में है ना। तो लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड में सर्च करेंगे, तो टैक्स रिसीट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक सब हेड है, देखिएगा ध्यान से, सब हेड है। सब हेड क्या है? 01 और 02। सब हेड किसके अंडर में है? तो जीएसटी का मेजर हेड है 0005। 0005 के अंदर में फिर माइनर हेड है, और फिर माइनर हेड के अंदर में सब हेड है। सब हेड है 01 और 02। 01 सब हेड है कलेक्शन, मतलब कि जितना पैसा गवर्नमेंट को मिलता है वो 01 सब हेड में मिलता है, और यहाँ जो भी पैसा मिलेगा सबका सब क्रेडिट होगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, है कि नहीं। और जो डेबिट होता है इसका है रिफंड, और यहाँ से सबका सब पैसा डेबिट होगा, ये भी नॉमिनल रूल के हिसाब से है। किसमें? टैक्स रिसीट में। अब हम आते हैं नॉन टैक्स रिसीट में। नॉन टैक्स रिसीट में कोई सब हेड नहीं है, तो वहां है माइनर हेड 900, ठीक है। यहाँ है माइनर हेड 900, और ये जो माइनर हेड 900 है, जैसे कि यहाँ रिफंड डेबिट होता है, वैसे ही माइनर हेड 900 भी ऑलवेज डेबिट होता है। इसका एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल इसका ये है कि जब आप इनकम टैक्स को हर महीने जमा करते जाते हैं, और हर महीने मान लीजिए आपने 4000 रुपये जमा किए, तो साल के अंत में आपने कुल इनकम टैक्स 48,000 जमा किया। फिर आपने इनकम टैक्स के लिए रिफंड क्लेम किया, वो ITR भरते हैं ना। तो जब आप रिफंड क्लेम करते हैं, तो मान लीजिए आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, होम लोन ले लिया, और किसी तरीके से आपने 48,000 को घटा करके 20,000 पे लेके आए, और आपने 28,000, ध्यान से सुनिएगा, 28,000 रिफंड क्लेम किया है, ठीक। तो सरकार को जो कलेक्शन होगा, ये टैक्स कलेक्शन में आएगा इनकम टैक्स, तो ये 48,000 क्रेडिट करेगी सरकार, और 28,000 डेबिट करेगी। समझ रहे हैं? ये आपका ऐसा आया। ये किसमें आया? इनकम टैक्स वाले में। दूसरा नॉन टैक्स में रिफंड आप देख लीजिए। नॉन टैक्स में रिफंड ऐसा है कि आपने कोई परीक्षा का फॉर्म भरा, उसकी फीस भरी, ठीक, और आप आते हैं ST कैटेगरी में या वुमेन में आते हैं, जहाँ पे जब आप फीस भर रहे थे उस समय में आपको ये पता नहीं था कि उसको आपको एग्जेम्पशन मिलता है, और उसने भी गलती से आपकी फीस ले ली। जब आपकी फीस ले ली तब उसने परीक्षा का फॉर्म भरवाया था ना, तो मान लीजिए कि वो UPSC है या कोई स्टेट का कमीशन है, तो उसके लिए अपना वाला हेड होता है, जो भी उसका हेड है, मेजर हेड है ना, उसमें वो क्रेडिट ले लेगा, और वो नॉन टैक्स रिवेन्यू कंसीडर होता है। तो जब आपने रिफंड क्लेम किया, तो उसी को यानी UPSC जो है 900 माइनर हेड में आपको डेबिट करके आपका रिफंड पे कर देगा। तो अब आपको रिफंड का मतलब समझ में आ गया होगा। टैक्स वाले रिवेन्यू में ये सब हेड होता है, और नॉन टैक्स रिवेन्यू में ये माइनर हेड होता है, ठीक। सब हेड टैक्स रिवेन्यू में 02 है, और माइनर हेड नॉन टैक्स रिवेन्यू में 900 है। क्लियर? चलिए सर, PC16 का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यस, ये देख लीजिए अगले सवाल। PC16 में CPWA सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में फॉरेस्ट। अगर आप ये केवल 2 भी कर लेंगे तो आप आराम से पास कर जाएंगे। और फॉरेस्ट किसमें? अकाउंट पर वॉल्यूम 3 में, ठीक है। देखिएगा PC16 ऑब्लिक 21 लिख देता हूँ भाई, या 21 भी है, तो जिनको 21 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है वो 21 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। PC16 CPWA कोड, ठीक है। चैप्टर में बता देता हूँ उसके चैप्टर कौन से हैं। इसका चैप्टर है आपका 4, 5, 6, 7, 10, ठीक है, 12, 13 और 22। इतना अगर आप कर लेंगे अच्छे से पूरा कमांड, अच्छा ये कवर हो गया। 4, 5, 6, 7, फिर 10, 12, 13, 22 नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखूंगा 12, 13, 22 दिख रहा है। अच्छा है ना, ये हो गया CPWA कोड। इतना अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप निश्चित ये मानकर चलिए कि आप निश्चित बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन पूरा कमांड होना चाहिए, 10-12 बार आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा वाला है? दूसरा वाला है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, और उसमें फॉरेस्ट, केवल फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कहाँ से है? सेक्शन 240 से लेकर 292, टोटल 12 पेजेज है, ठीक है। और सबसे लास्ट में MSO A&E वॉल्यूम 1,
चैप्टर 8 एंड 9। ये जो है एमएससी एनडी वॉल्यूम 1 चैप्टर 8 एंड 9 तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सबसे ज्यादा व्यूअर्स इसी में है, सबसे ज्यादा लोगों को यही पसंद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट सबसे ज्यादा पसंद आना चाहिए सीपीडब्ल्यूए कोड, है ना। उसके बाद फॉरेस्ट अकाउंट। अच्छा, ये जो मई में हुआ है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉरेस्ट से पूछे गए। फॉरेस्ट से तो 12 पन्ने हैं लाइन बाय लाइन, और मेरे वीडियो अवेलेबल है, केवल 2 ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर निपटा दिया है। आप उसको देखिए लाइन बाय लाइन, उसको समझिए, रीड कीजिए, नोट्स के चक्कर में प्लीज मत पढ़िए, एमसीक्यू चैप्टर पढ़ने के बाद बनाइए। एमसीक्यू बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? A rate 100 minus head is basically used in revenue expenditure and capital expenditure. It is true or not? No, no, no. 800 minus head जो है PC 16 का हो गया ना आपका, मिटा दो। चलिए अगला 800 जो आप लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में देखेंगे ना, ये अदर रिसीट में भी आता है और अदर एक्सपेंडिचर में भी आता है, ठीक है। 800 माइनर हेड है ना, इसको आप कहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड वाली पीडीएफ होगी किसी के पास में, है ना। उसी पीडीएफ में जाइए और इसको 800 माइनर हेड को कंट्रोल F दबाइए, समझे, और कंट्रोल F दबा के एंटर दबाइए, कंट्रोल F दबा के एंटर दबाइए, ठीक है ना, इस पीडीएफ में। और आप क्या पाएंगे कि ये अदर रिसीट में भी है और अदर एक्सपेंडिचर में भी है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट में भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी है, ठीक है ना। ये रेवेन्यू रिसीट में भी है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है या नहीं है वो मैं इस बार थोड़ा श्योर होना चाहता हूँ, शायद है, पर मैं 100% आपको बोल करके अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार श्योर हो जाऊंगा तो वो आपको मैं बता दूंगा कि 800 माइनर हेड वहाँ पे ऑपरेट होता है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ। सर मैं बंगाल में डिविजनल अकाउंटेंट हूँ। बहुत बढ़िया, अब बंगाल में डिविजनल अकाउंटेंट है तो आपका सवाल क्या है, सवाल पूछिए। LMNH लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड और अपेंडिक्स पढ़ने का जरूरत है या नहीं? नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर सीपीडब्ल्यूए कोड का चैप्टर 5 देख लेते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, जो मेरा वीडियो मैंने आपको बनाया है, तो मेरा आपको जो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कुछ सेलेक्टेड मेजर हेड को एक बार देखने की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीपीडब्ल्यूए कोड चैप्टर 5 देख लीजिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड, ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूए चैप्टर 5, ठीक है, मेरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए आराम से, ठीक है, अवेलेबल है। और कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस, कुछ सेलेक्टेड हेड अलग से देखने होंगे, सम सेलेक्टेड हेड, ठीक है, पर पूरे की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, पोस्टिंग कब तक आएगी? रेगुलर पोस्टिंग आई डोंट नो, ये पीसी 16 या पीसी 21 में नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगला सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें 800 माइनर हेड में ना, थैंक यू, बहुत बढ़िया। डीपीडब्ल्यूए कोड का CHP 22 का वीडियो कब तक आएगा सर? हाँ, वो मंडे से आने लग जाएगा, ठीक है। अपेंडिक्स रिक्वायर्ड और नॉट? अपेंडिक्स फॉर व्हाट? अपेंडिक्स इन डीपीडब्ल्यूए कोड, आप कंफर्म कीजिए, अपेंडिक्स फॉर व्हाट? डीपीडब्ल्यूए कोड ही शायद पूछ रहे होंगे, है ना। तो अपेंडिक्स जो है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई भी नहीं पढ़ा है, नॉट नेसेसरी, रिक्वायर्ड नहीं कह रहा हूं मैं, समझे, रिक्वायर्ड तो है ही, पर एकदम अनिवार्य रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको चैप्टर जो मैंने बतलाया है, कौन सा बतलाया चैप्टर, फिर से मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने बतलाया है 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद में 10, 12, 13, 15, 22, ठीक है। इतना अगर आप पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको अपेंडिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, अगला सवाल, बट प्रीवियसली पेपर क्वेश्चन आया था सर अपेंडिक्स से,
2, 4 एंड 7। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-4 सवाल तो आएंगे। मैंने कब कहा कि वो सिलेबस से बाहर है, ठीक है, मैंने तो कहा ही सिलेबस से बाहर नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये हिदायत देता रहता हूँ कि कभी भी 95 नंबर के टारगेट में ना पड़े, ठीक है, केवल आपको 55 प्लस लाना है। अब कहेंगे कि लाना तो 45 प्लस है, हाँ लाना तो 45 प्लस ही है, पर टारगेट अगर 45 रखेंगे ना तो आपको 44 भी आ सकता है, ठीक है। तो केवल आपका टारगेट जो है पीसी 16 में 55 से 66 मार्क्स, ठीक है। 21 में भी वही है, 65 करना था भाई, 65, ठीक है। इतना ही मार्क्स आपको लाने हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाने हैं। तो 2-4 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। अब आपको मैंने ये सब सिलेबस का चैप्टर बताया है, तो क्या चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 से, अच्छा चैप्टर नंबर 8 तो मैंने लिखा ही नहीं है, 8 है ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो सारे से बनाए हैं, सभी चैप्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर इज अ पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? जी ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कॉन्ट्रैक्टर लेजर, लेकिन पर्सनल अकाउंट होने के बावजूद भी इसका अपना कोई हेड नहीं होता है, समझ गए? ये केवल अपने सुविधा के लिए है। अगला क्वेश्चन, सर कहाँ माइनस क्रेडिट और कहाँ डेबिट यूज होता है लिस्ट ऑफ मेजर इन मैनेजमेंट? हाँ बताता हूँ, देखिए अगर किसी को पेमेंट करना है, ठीक, एक्चुअल में पेमेंट करना, चाहे रिफंड का ही क्यों ना हो, समझ के वहां डेबिट होता है, समझिएगा, पेमेंट एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, वहां पे डेबिट होगा। और एडजस्टमेंट, ट्रांसफर एंट्री के साथ में एडजस्टमेंट करना होगा, वहां माइनस डेबिट होगा। एग्जांपल दे दूंगा, ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट, एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है ना। होता क्या है कि 8443 के पार्ट 3 में आपको पैसा मिलता है, पार्ट 2 में भी मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड करना पड़ता है कि नहीं, 8443 का पार्ट 2 है ना। तो आप क्या करते हैं, 8443 पार्ट 2, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का 2.5% आप 2.5%, ठीक है, 2.5% आप लेते रहते हैं, हर एक बिल में से काटते हैं, रिकवरी करते हैं, है ना। जब आप रिकवरी करते हैं तो उसको करते हैं क्रेडिट, और एचडी रिफंड जब आप करते हैं, एचडी रिफंड, यही 2.5% आप कर देते हैं डेबिट, समझे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने जब रिफंड किया तो एक्चुअल पेमेंट किया ना आपने, समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ने, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने वो पेमेंट लेने के लिए वो क्लेम नहीं किया, क्लेम जब आपके कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया तब आप क्या करते हैं, उसको वहां से उठाते हैं और उसको पार्ट 4 में डालते हैं। ये होता है सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज्ड अकाउंट। ये आप लोगों ने सुन रखा है हाँ कि ना? जरूर सुना होगा, है ना। तो जब आप ट्रांसफर एंट्री से एक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट में लेके जा रहे हैं, तब उसको वहां पे माइनस क्रेडिट करके यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, समझ गए। और फिर वहां से जब पेमेंट करेंगे वहां डेबिट कर देंगे, पेमेंट होगा तो डेबिट, ठीक, ट्रांसफर हुआ तो क्रेडिट या माइनस क्रेडिट, क्लियर। आगे, सर क्लासिफिकेशन ऑफ कोड हेड एक बार बता दो एग्जांपल के साथ। कोड हेड, ये मैं समझ में नहीं आया, क्लासिफिकेशन कोड हेड का मतलब क्या है? क्लियर सवाल पूछिए नोरा मैम या नोरा सर जो भी है। नोरा, क्या नाम लिखा है? नोरा द पिटबुल। हाँ द नोरा द पिटबुल, अगर आप सर है या मैम है जो भी है, आप फिर से क्वेश्चन पूछिए थोड़ा क्लियर करके कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं या रही है। आगे नितिन, सर डीए पोस्ट कैसी है हरियाणा में? आई डोंट नो, पीसी 16 में ये नहीं है सर, ठीक है। अगला विष्णु प्रिया 9th, अच्छा, पेमेंट फॉर मेजर्ड सो एडिशन एंड अल्टरेशन अंडर लमसम कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड इन द अकाउंट ऑफ द वर्क एज इज, कौन सा पेमेंट होगा? पेमेंट फॉर मेजर्ड, हाँ ठीक है, मतलब आपने एमबीए में रिकॉर्ड कर लिया है इसका पेमेंट के लिए,
ठीक है, एन अल्टरेशन अंडर अ लंप सम कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड इन द काउंट ऑफ द वर्क एज इट इज एज इज को एज इसको कौन सा पेमेंट होगा? नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आगे और दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड फिनिश्ड वर्क? ठीक, देखिए, वर्क डन एंड मेजर्ड, ठीक है, ये अगर फाइनल कंप्लीट हो जाए, मतलब फाइनली हो जाए, तो ये कंप्लीशन है। ठीक है, कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जितना एस्टिमेट था, एस्टिमेट तक सारा काम हो चुका है। ठीक है, वर्क डन एंड मेजर्ड इक्वल टू एस्टिमेट, तो पहले एस्टिमेट बना है ना, और उसके बाद में वर्क डन एंड मेजर्ड हुआ, है ना। तो एस्टिमेट बना मान लीजिए 100 रुपए का, और काम हो गया 100 रुपए का, इसको कहते हैं कंप्लीशन। ठीक है, लेकिन क्या आपने 100 रुपए का काम करवा के 100 रुपए का पेमेंट किया है? जवाब है नहीं। क्या करते हैं आप? हर एक बार 2.5% उसका काटते रहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट काटते हैं ना। उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह का उसने डिले कर दिया है तो टाइम एक्सटेंशन भी काटते हैं। कुल मिलाकर के आपने नोटिस किया होगा कि 100 रुपए के एस्टिमेट में 100 रुपए का पेमेंट उसको नहीं करते हैं। हाँ, इसमें जो इनकम टैक्स कट जाता है, जो दूसरे हेड में क्रेडिट होता है, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन 100 रुपए के पेमेंट में 100 रुपए के एस्टिमेट में 100 रुपए का पेमेंट आप नहीं करते हैं। 80 रुपए का पेमेंट किया है ना, और 80 रुपए में 10 रुपए तो रिकवरी है, ठीक है, और 10 रुपये जो है रिफंडेबल है, माने आप उसको रिफंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि एक पीरियड होता है जिसको कहते हैं डीएलपी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। ये कैसा होता है मैं बताता हूँ। 100 रुपए का काम है, 2 साल में करना है। 2 साल में काम खत्म करके आप सारा का सारा माल उठा के समेट के भाग नहीं सकते। आपको गारंटी पीरियड देना पड़ेगा कि हमने ये जो काम किया है अगले 1 साल तक अगर और खराब हो जाता है तो मैं इसको, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अपने पैसे से रिपेयर करवाऊंगा। अगर आपने अपने पैसे से रिपेयर नहीं करवाया तो आपको जो 2.5% हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रखा था, पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो 2.5% से हम रिपेयर करवा देंगे। ये जो डीएलपी है खत्म जब होता है तब वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, मतलब कि आप उसका रिफंड वगैरह करके उस कॉन्ट्रैक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि आपका जो 2.5% आपने काट के रखा है ये भी डिवीजन के ऊपर एक तरह की लायबिलिटी है। तो फिनिश्ड वर्क का मतलब ये है कि नो लायबिलिटी रिमेन अनसेटल्ड, क्लियर। और कंप्लीशन का मतलब है कि एस्टिमेट के बराबर वर्क डन एंड मेजर्ड, क्लियर है। चलिए सर, लव फ्रॉम पाकिस्तान, इरफान हुसैन, थैंक यू। पाकिस्तान से मुझे भी लव मिलने लगा है। अब पाकिस्तान में आपने मुझे लव भेजा है, थैंक यू, पर पाकिस्तान में आप क्या पढ़ रहे हैं इरफान हुसैन? चलिए आगे। वी हैव आल्सो पीडब्ल्यूडी वर्क इन पाकिस्तान, आई लर्न दे मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। क्या बात है, थैंक यू। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछते रहिए आगे। नोरा द पिटबुल, सर मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ये वाली क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। चलिए देखिए, अच्छा एक मिनट, जो पाकिस्तान से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि क्या आपके यहाँ भी क्लासिफिकेशन का पैटर्न सेम है? अगर है तो आप मुझे बताइएगा, मैंने नहीं देखा है, अदरवाइज मैं तो गूगल में सर्च कर ही लेने वाला हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है उसको 6 टायर क्लासिफिकेशन कहते हैं। 6 टायर क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जीएफआर और जीएआर, ठीक है, जीएफआर में 6 टायर लिख दिया गया है और जीएआर में 5 टायर लिखा हुआ है। तो जीएआर में क्योंकि 1990 में बना है ये 5 टायर है, और जीएफआर 2017 में अपडेट हो गया है ये 6 टायर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन 6 टायर है कि 5 टायर, तो आप 5 नहीं लिख दीजिएगा। 5 अगर लिखिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़, समझ गए। आपको लिखना है 6 टायर, क्योंकि अपडेटेड ये है ना। कुछ लोगों ने आपको कहा है, आप उनकी बात में मत जाइए। चलिए 6 टायर क्लासिफिकेशन कौन सत्य मानेंगे? अटल सत्य। और अब क्या पढ़ेंगे? 6 टायर में
पहला होता है मेजर हेड, कैपिटल में मैंने लिखा है तो मेजर हेड आप समझिएगा, है ना। दूसरा होता है सब मेजर हेड, है ना। फिर माइनर हेड, देखिएगा मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर सब हेड, है ना। अब सब चूंकि यहाँ पे हमने लिख दिया था कैपिटल में, तो अपन यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे सब हेड, ठीक है। डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। यहाँ पे 6 टायर आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब 6 टायर में आपका 15 डिजिट भी है, 15 डिजिट। ये 15 डिजिट कैसे काम करेगा, ये 4 डिजिट हुआ, ये 2 डिजिट हुआ, ये 3 डिजिट हुआ, कुल मिलाकर के 9 डिजिट। फिर ये 2 डिजिट हुए, ये 2 डिजिट हुए, ये 2 डिजिट हुए, कुल मिलाकर 6 डिजिट। 9 और 6 15 डिजिट का टोटल आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको फिर क्योंकि 4 डिजिट वाला है तो लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में आपको यही पढ़ना है ना। बाकी के माइनर हेड भी पढ़ने हैं लेकिन आपको इस पूरी किताब में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, कुछ ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का सब हेड दिया हुआ है, लेकिन बाकी का सब हेड आपको नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी का सब हेड कोई नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा पीडब्ल्यूडी का सब हेड, इसलिए क्योंकि ये वाला जो है ना नीचे से 3, ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर में है। स्टेट गवर्नमेंट इसको जैसे चाहे वैसे करेक्ट कर सकती है, लेकिन इसके वाले मामले में नहीं, ऊपर वाले मामले में प्रेसिडेंट के पावर में। तो पूरी की पूरी किताब आपको मेजर हेड में मिल जाएगी, सब मेजर हेड में मिल जाएगी और माइनर हेड में मिल जाएगी। अच्छा, बहुत ऐसी जगह है जहां पे आपको एसएमएस नहीं मिलेगा, ये सब मेजर हेड मिलेगा ही नहीं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि सब मेजर हेड नहीं है तो नहीं है, जहां नहीं है वहां 0 0 है, डबल 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में ये 6 टाइप क्लासिफिकेशन आपको देखना था, आपने देखा। अब हम आते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, गवर्नमेंट अकाउंट जो होता है ये कंसोलिडेटेड होता है, कंटिंजेंसी होता है और पब्लिक अकाउंट होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान में भी ये होगा, ठीक है। तो इरफान जी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ डिफर हो, इसके लिए मुझे इल्जाम मत लगाइएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, इसमें ये जो है ना पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, है ना। पार्ट के बाद में ये डिवीजन किस में होता है, ये डिवीजन होता है सेक्शन में, ठीक है। अब किस में डिवीजन है, सेक्शन। और सेक्शन कंसोलिडेटेड कितने हैं, 4, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके कुछ नहीं, अकेला है ये, इसके फिर सेक्शन नहीं है, ठीक है, नो सेक्शन, राइट। फिर ये जो सेक्शन है 4, फिर वो बटा हुआ सेक्टर में, ठीक। इन सब पूरी चीजों को समझने के लिए आप मेरे चैप्टर 5 पर जो मैंने सीपीडब्ल्यू कोड चैप्टर 5 पे जो वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए। उसमें से कुछ सेलेक्टेड मेजर हेड मैंने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, आपको वहां पर जाने के बाद में डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, डीएलपी पीरियड क्या होगा सर, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है। डीएलपी पीरियड जो होता है वो चेंज करता है, वेरी करता रहता है। अगर काम बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि 2 या 3 साल में खत्म होने वाला है, तो उसके हिसाब से कम 1 साल होगा। कोई काम है जो 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए और 6 महीने का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होगा। ये जो है आपका क्या उसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, एसबीडी, ठीक है। डीएलपी डिफाइंड होता है एसबीडी से, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड डिफाइंड होता है एसबीडी से। और ये एसबीडी क्या है, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। अब ये कही गई स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट होता क्या है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में किया जाने वाला करार है, समझे, एग्रीमेंट आप समझ लीजिए। लेकिन उसके जो फॉर्म्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सब प्रिस्क्राइब्ड होता है, ठीक। उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती है। ये सीपीडब्ल्यूडी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसका नाम है स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसमें ही डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए टर्म्स दिए गए हैं। डिटेल में जानने के लिए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल देखना होगा, ठीक है, उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। 6 टायर होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा। इरफान जी, सर वी हैव
Same major, minor and detailed updated versions of chart of account. Thank you. As sir said that after DLP the work is finished. Okay, definitely 15 numeric code. हाँ ठीक है, बताया मैंने. उसके बाद में सर वाउचर और सब वाउचर में क्या डिफरेंस है? नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ. बिल आपका वाउचर बन जाता है, ये तो मैं जानता हूँ. ठीक है, बिल आफ्टर पेमेंट एंड क्लासिफिकेशन, 15 डिजिट का क्लासिफिकेशन आप लिख देते हैं. ठीक है ना, वो बिल क्या बन जाता है? कन्वर्टेड इनटू वाउचर. ठीक है, जो बिल है वही वाउचर बनता है. पेमेंट उसके होना चाहिए और उसमें क्लासिफिकेशन लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है, लेकिन वाउचर के बाद सब वाउचर क्या होता है वो मैं देख के बताऊंगा. अगला सवाल इरफान हुसैन ने कहा है बिल्कुल सर, वी हैव सेम कंटिंजेंसी कंसोलिडेटेड इन पब्लिक अकाउंट. ठीक है, थैंक यू. अमित गुप्ता, सर सेक्टर केवल कैपिटल में होता है या पब्लिक पब्लिक में भी? मैंने पब्लिक अकाउंट में नहीं, पब्लिक अकाउंट में सेक्टर है, मैं बता देता हूँ. देख लीजिए सेक्टर में बता रहा हूँ. सेक्टर, ठीक है, देखिएगा सेक्टर के बारे में, है ना. सेक्टर में क्या था आप देख लीजिए. तो कंसोलिडेटेड में था. ठीक है ना, कंसोलिडेटेड में रेवेन्यू रिसीट. अब मैं बढ़ा रहा हूँ क्या सेक्टर. सेक्टर कौन सा रेवेन्यू रिसीट में? तो है आपका टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, माने 1, 2, ये सब सेक्टर है. ठीक है, और 3 है GIA, ग्रांट इन एड. तो इसको मैंने क्या लिखा है? TS, NTS, GIA. मेरा शॉर्टकट हमेशा आपको याद रखिएगा. ठीक है, TR, NTR और GIA. ये NTR वही है, RRR वाला, समझ गए? RRR फिल्म देखी आप लोगों ने, है ना. तो ये है इसका रेवेन्यू रिसीट का. अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट में कोई सेक्टर नहीं, क्यों? एक ही हेडिंग, है ना. अब हम आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब यहाँ पे 4 है, 1, 2, 3, 4. मैं इसको याद करता हूँ GS, SS, ES और GIA. मतलब कि जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस और ग्रांट इन एड. तो ये है आपका 4 सेक्टर. ठीक है, किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ध्यान में रखिएगा. अब हम लोग आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे आ रहे हैं हम लोग? ये देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीट का कोई होता नहीं, मैंने पहले बता दिया. इसके भी 8 होते हैं, 1, 2, 3, 4. ये वही वाले हैं, GS, SS, ES, GIA. तो इसके वही है GS, SS, ES और GIA, हूबहू. ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 4 बता दिए आपको हूबहू. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में. यहाँ पे आप देखिएगा 5, 6, 7, 8, है ना. 5, 6, 7, 8 में क्या है? इसका पहला PD माने पब्लिक डेट, LA लोन्स एंड एडवांसेस. उसके बाद में इंटर स्टेट सेटलमेंट और ट्रांसफर टू कंटिंजेंसी. ये हो गए 8 सेक्टर किसके? कैपिटल एक्सपेंडिचर के. और आपका क्वेश्चन था कि क्या पब्लिक अकाउंट का भी सेक्टर होता है? जी हाँ, 6 सेक्टर होते हैं. पब्लिक अकाउंट के सेक्टर देख लीजिए आप लोग. देखिए, ये है पब्लिक अकाउंट का सेक्टर. कौन सा सेक्टर है पब्लिक अकाउंट का? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको कहते हैं SSPF, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड. इसको कहते हैं RF, रिजर्व फंड. ठीक है, इसको कहते हैं D&A, डिपॉजिट एंड एडवांसेस. इसको कहते हैं S&M, सस्पेंस एंड मिसलेनियस. इसको कहते हैं रेमिटांस. और इसको कहते हैं कैश बैलेंस यानी CB. ये याद करना बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में CB होता है. आप कोई भी अकाउंट उठाइए, सबसे लास्ट में आपको CB मिलेगा, है कि नहीं. तो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. सर सेक्टर केवल कैपिटल में मैंने बता दिया है. पब्लिक में आई थिंक 6 सेक्टर है. बिल्कुल सही सर. सर प्लीज क्लैरिफाई रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट इन लिस्ट में. बता रहा हूँ. अगला, सर प्लीज क्लैरिफाई द क्वेश्चन ऑफ सुभाष चंद्रा.
सर सेम क्वेश्चन यू हैव आल्सो डाउन, यू हैव, वी हैव। सुभाष चंद्र का क्वेश्चन क्या है? पहले सुभाष चंद्र का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट पेमेंट इन लम्प सम कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेजर्ड addition and alteration is treated as one account payment or advance payment। ना ना, एडिशन और अल्टरेशन जो होगा एडवांस पेमेंट के तौर पे ही होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में दिया गया। चैप्टर नंबर 11 खोल के निकालिए। 11 है कि 12 है? मैं चेक कर लेते हैं भाई। 12 तो मैन्युफैक्चर है, लम्प सम 11 में। ठीक है, 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, एडिशन और अल्टरेशन एडवांस पेमेंट के तौर पे होगा। 11.2.3 इन केस ऑफ फाइनल पेमेंट इन एडिशन टू रिकॉर्ड ऑफ डिटेल मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन देयर शुड बी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ड्राइंग। यहां पे ही कहीं लिखा होगा, तो वो एडवांस पेमेंट के तौर पे ही होगा। देख के बताइए, ये मेरे हिसाब से एडिशन और अल्टरेशन जो है वो एडवांस पेमेंट के तौर पे है। क्वेश्चन है इंटरमीडिएट पेमेंट इन लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। इंटरमीडिएट पेमेंट के लिए आपके पास जो फॉर्म है एडवांस पेमेंट ही है 11.3.1 और 11.3.2। ठीक है, इंटरमीडिएट पेमेंट होगा 27A में, फॉर्म नंबर 27A में वो एडवांस पेमेंट है। ठीक है ना? एक मिनट, ऑन अकाउंट पेमेंट, इंटरमीडिएट पेमेंट इन लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। और रुकिए, श्योर नहीं, मैं रुकिए। देखिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट है ना, अच्छा मैं श्योर नहीं हूं, मैं इसको देख के बता रहा हूं। ठीक है, इसको करके आपको कमेंट में डाल दूंगा या इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब निश्चिंत रहिए, मैं चेक करके बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे। बिल्कुल सर। अच्छा, और क्या नीचे में? हाँ 11.4.3 कैसे सर? ठीक है, हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है, तो बाजी निश्चिंत रहिए, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ। और कुछ? हाँ 11.4.3 है, बिल्कुल है, मैं इसको देख के कंफर्म करके बता रहा हूँ। बुक में एडवांस लिखा है बट कैसे? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एडवांस है लेकिन कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और कुछ? चलिए फिर और कुछ नहीं है तो फिर हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हाँ, हु इज प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, ये ना? बिल्कुल सही। हालांकि वो सीपीडब्ल्यू में एक्सप्लेन नहीं किया है, वो एक्सप्लेन किया कैम में। ठीक है, तो जिनके पास में कैम की बुक है वो एक बार निकाल लीजिए, मैं आपको पारा दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये रहा कैम, देख लीजिए, है ना? और कैम में जो आपके पास में पारा है, उन पारा में बताता हूँ आपको प्रिंसिपल है वो कौन है। वन 1.2.3 कैम के चैप्टर 1 में 1.2.3 देखिए क्या कहता है। अ प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस विल फंक्शन अंडर अ प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, दैट इज प्रिंसिपल सीसीए और पीए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो होता है उसी को प्रिंसिपल एओ भी कहा जाता है। ठीक है, 1.2.3 ऑफ कैम में प्रिंसिपल एओ इज इक्वल टू प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए। सीसीए मतलब होता है चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट।
ये प्रिंसिपल एवं पाओ नहीं है, ये पे एंड अकाउंट ऑफिसर है, और ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है जो कि काम करता है किसके अंडर में, सीजीए के अंडर में। क्लियर? मीन फाइनल पेमेंट नहीं सर, हाँ बिल्कुल, थैंक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाओ एंड प्रिंसिपल, बताए तो? ये जो है पे एंड अकाउंट ऑफिसर, और ये जो होता है ना, ये प्रिंसिपल सीसीए के नीचे काम करता है, ठीक है? प्रिंसिपल सीसीए के अंडर में पाओ काम करता है, इसके नीचे डीडीओ काम करता है, ड्राइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीडीओ है, ठीक है? और पाओ है प्रिंसिपल नहीं है, पे एंड अकाउंट ऑफिसर, ठीक है? और उसके ऊपर में प्रिंसिपल सीसीए, ठीक है? अच्छा, आपको याद होगा कि डीओ जो है ये अपना अकाउंट किसको जमा करता है, पाओ को जमा करता है ना, अकाउंट। और अकाउंट पाओ जो है उसके नीचे पे जितने भी डीओ होते हैं सबों के अकाउंट्स को कंपाइल करता है, फिर वो सीसीए को दे देता है। समझ गए? अगर एजी ऑफिस के रिगार्डिंग इसकी इक्विवेलेंसी समझनी है तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये हो गए डीएजी वर्क्स, समझ गए? और ये हो गए पीएजी, ऐसे आप समझ लीजिए। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है पर समझने के लिए काफी है। दिख रहा है? ओ नहीं दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए, इसको आप समझिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये अपना अकाउंट किसको जमा करते हैं, डीएजी वर्क्स को, और ये फिर कंपाइल करके किसको देते हैं, पीएजी ए एंड ई को। क्लियर? रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट क्लैरिफाई सर, बताता हूँ। अमित गुप्ता पूछ रहे हैं कि हर जगह प्रिंसिपल एओ में यही लागू पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, कम से कम सीपीडब्ल्यूए के मामले में और डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में यही है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में हर जगह प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस का मतलब है सीसीए या प्रिंसिपल सीसीए, व्हाटएवर। अकाउंट्स ऑफिसर किसको बोलते हैं? हाँ, अकाउंट्स ऑफिसर बोलते हैं जो आप स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑफिसर बोल सकते हैं एजी एएनडी को, ठीक है? और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑफिसर बोल सकते हैं सीसीए को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का पूरा अकाउंट्स ऑफिसर नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग सीसीए होगा, ठीक है? तो अकाउंट्स ऑफिसर हम लोग नहीं है, ठीक है ना, हम लोग डबल एओ है। आगे सर, एजी इज एन एओ और नॉट? हाँ बिल्कुल है, एजी इज एन एओ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? ये कहाँ लिखा हुआ है? एसीएजी चैप्टर 1 में, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटिंग जनरल चैप्टर 1, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए। और रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट बता रहा हूँ, फॉरेस्ट में या पीडब्ल्यूडी में? फर्स्ट में भी, पीडब्ल्यूडी में तो है ही भी सर। प्रिंसिपल एओ मीन सेम, प्रिंसिपल एओ मीन सेम, हाँ एओ प्रिंसिपल एओ मीन सेम, बिल्कुल सही। अकाउंट्स ऑफिसर और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर मतलब सेम। अकाउंट्स ऑफिसर समझ लीजिए जैसे सीए, और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर मतलब समझ लीजिए प्रिंसिपल सीए, समझ गए? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। हाँ, रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये दोनों जगह लागू पड़ेगा, रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर के मामले में भी लागू पड़ता है, और स्टाफ को सैलरी है, अरियर है, कुछ भी दे दिया गया हो वहां भी लागू पड़ता है, ठीक है? ओवर पेमेंट, ओवर पेमेंट में आप जानिए जब पेमेंट होगा तब तो अपने को पता ही नहीं कि ये ओवर पेमेंट हुआ है। पेमेंट हो गया 100 रुपए का, ठीक है? बाद में पता चला कि 90 का पेमेंट होना चाहिए था, तो जब 100 रुपए का पेमेंट हुआ तो 100 रुपए डेबिट किया कि नहीं किया पूरा का पूरा? हाँ कि ना, किया ना, है कि नहीं? जब पेमेंट किया तो डेबिट किया, राइट? बाद में पता चला कि ना तो 10 रुपए ओवर पेमेंट हो गया है, 90 का पेमेंट होना चाहिए था, एक्चुअल था 90 और 10 रुपीज ओवर पेमेंट, ठीक है? अब क्या करेंगे भाई, इसकी रिकवरी कर लो, है ना? तो मान लीजिए कि आपने जो ओवर पेमेंट किया था, तो आप एजी ऑफिस सैलरी में हुआ है, एजी ऑफिस
एजी ऑफिस के लिए पेमेंट का हेड कौन सा है? 2016 है ना। और अब 10 रुपए रिकवरी करनी है, 10 रुपए रिकवरी करनी है। 2016 दिख रहा है, डेबिट के बाद तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, एजी ऑफिस की हेड है 2016, है ना। अब क्या हुआ भाई, 100 रुपए में 90 रुपए का था एक्चुअल, 10 रुपए हो गई रिकवरी, क्योंकि बाद में पता चला ना कि 10 रुपए ओवर पेमेंट है। इसकी रिकवरी के लिए 2016 में तो आप रिकवरी कर नहीं सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। आपके पास में 0016 नाम का कोई मेजर हेड नहीं है, मैंने 0016 नाम का मेजर हेड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसके लिए क्या आपको दिया गया है? 0075 मिसलेनियस रिसीट। तब आप क्या करते हैं भाई, 10 रुपया क्रेडिट कर देते हैं इसमें 0075, और ये आपका ओवर पेमेंट का रिकवरी है। इसकी अकाउंटिंग ऐसे ही होती है। यही कॉन्ट्रैक्टर में भी होता है। कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर आपने पेमेंट दे दिया, अच्छा ओवर पेमेंट की रिकवरी दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो कि सीधे कैश रिकवरी कर ले, लाओ भैया लाओ पैसा वापस। दूसरा तरीका ये है कि अगली पेमेंट हम उसको काट करके करें, समझ गए? हाँ कि ना। तो ये है कैश रिकवरी। जब आपने 10 रुपया का चेक मंगवा लिया, ठीक, लेकिन मान लीजिए कि आप कैश रिकवरी नहीं कर रहे हैं, अब आप अंडर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगला पेमेंट फिर 90 का था, है ना। अभी आप 90 की जगह पे 80 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है ना। आप सीधे किसी से डेबिट भी दे सकते हैं। हालांकि नियम ये कहता है कि आपको 10 रुपए का क्रेडिट लेकर के फिर 90 रुपए का पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो ऐसा भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं अकाउंटिंग झमेले से बचने के लिए। अगला सवाल, ओवर चार्ज या ओवर पेमेंट सेम है? हाँ, मोर और लेस, ठीक है। सर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये कहाँ पढ़ा आपने? पीसी 16 और 21 में कहीं है? अगर है तो रेफरेंस दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दूसरे रिलेवेंट क्वेश्चन अगर मैं लूं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, तो फिर ये तो सेशन बेकार हो जाएगा। फिर क्या होता है कि एक बार मैंने ऐसी कोशिश की थी तो लोग नाराज हो गए, ठीक है। तो सवाल रिलेवेंट होना चाहिए, तो मुझे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए फिर, ठीक है। ये 14 का पीसी 14, ये चैप्टर 14 का, इसमें पीसी 14 ये चैप्टर 14। वर्कशॉप अकाउंट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं, नहीं सॉरी, है ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो डेबिट वाला। अच्छा पीसी 14, सॉरी पीसी 14 की क्वेश्चन मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे। हम लोग मिलते हैं अगले संडे को। और आज अपीयरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उससे काफ़ी अच्छा सेशन बन गया है। आप लोग काफ़ी एक्टिव थे और आपकी इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से ये सेशन बहुत अच्छा रहा। तो thank you for watching and participating in the live session of YouTube. Thank you very much and bye.